Hello everyone, welcome back to the channel. Once again, we are here with chapter number 1, Introduction of Accounting. तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ रखा है पहले के सारे पार्ट, अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रोसेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फीचर्स क्या थे। तो आज हम आए हैं एक लास्ट वीडियो के साथ इस टॉपिक के। इस चैप्टर में हमारा तीसरा पार्ट बनेगा, दैट इज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या है, कौन बनाएगा, क्यों जरूरी है, कौन कौन चाहता है इनको, तो इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आज हम लेके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती क्या चीज़ है। तो आपको पता चला अकाउंटिंग प्लस इन्फॉर्मेशन, तो अकाउंट्स की जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जितना भी डेटा आप प्रेजेंट करते हो किसी भी पार्टी को, वो कहलाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसको बनाता कौन है, इसको हमारे अकाउंटेंट्स बनाएंगे। अकाउंटेंट्स कैसे बनाएंगे, आपने पूरा स्टेप फॉलो कर रखा है कि आइडेंटिफिकेशन से लेकर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो यानी स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से और ख़त्म होता है इंटरप्रिटेशन तक। तो ये पूरा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को, फिर मेजर करना, रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद समराइज करना और आखिरी में उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करना रिजल्ट। तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में। ये प्रोसेस कौन फॉलो करेगा, अकाउंटेंट्स फॉलो करेंगे, और इनको फॉलो करने के बाद अकाउंट्स हमारा प्रिपेयर हो जाता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो कहलाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आपकी, ये डिवाइड होती है मेनली टू पार्ट्स में। एक होती है फाइनेंशियल पोजीशन, एक सेकेंड, एक कहलाती है फाइनेंशियल पोजीशन और एक कहलाती है प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम इन दो पोजीशन को बेसिकली डिस्क्लोज करते हैं कि हमारे फर्म का फाइनेंशियली पोजीशन कैसा चल रहा है, फाइनेंशियली फर्म साउंड है या नहीं उतनी साउंड है, मतलब फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है, बैलेंस शीट की सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पर। और वेरएस सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें दी जाती है, हम जो प्रोवाइड कराते हैं यूजर्स को, वो देते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को। सो व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन हियर, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन मींस सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फर्म, कि फर्म को इस साल या इस अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन का पता लगाना और लोगों को बताना इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या है, फर्म का या बिजनेस का जितना भी साल भर का डेटा था, डेटा इन द सेंस जो भी ट्रांजैक्शन थे, उन सबको कलेक्ट करना, उनको रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना और रिजल्ट निकाल के देना कि भाई हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है। तो ये होती है बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इन इंफॉर्मेशन को बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि भाई इन इंफॉर्मेशन में कुछ खासियत होनी चाहिए, इनके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी ये इंफॉर्मेशन यूजेबल होती हैं। आप ऐसे नहीं कि एक पेपर पे बना के लिख दिया और दे दिया रिजल्ट, नहीं। तो इनकी खास बात क्या होगी, देखिए इनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स को हमको फॉलो करना होता है। वो एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि भाई आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करिए, जैसे आपका रिजल्ट आता है, सीबीएसई ने अभी आपका एक रिजल्ट डिक्लेयर किया था और उस रिजल्ट में भी कुछ खास बात थी, तो वैसे ही आप अपने बिजनेस का जब अकाउंट्स प्रिपेयर करिए और उसको किसी के सामने प्रेजेंट करिए, तो उनमें अगर ये खास बात होंगी तो आपका अकाउंट सही माना जाता है। ठीक है, यूजर उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकेगा। क्या खास बात होनी चाहिए, सबसे पहले रिलायबिलिटी होनी चाहिए।
कि भाई आपका इंफॉर्मेशन जो आप बिजनेस की दे रहे हो वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल होगी, आप ये कैसे कर सकते हो भाई, रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। ट्रस्ट वर्दी कैसे होगी, जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्टली प्रिपेयर किया होगा, वहां पर पर्सनल बायसनेस नहीं होगी। पर्सनल बायसनेस नहीं होगी मतलब आप अकाउंट्स को वेरीफाइबल तरीके से बना रहे होगे। अकाउंट्स आपका वेरीफाइबल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, यानी अकाउंट्स को आप वेरीफाई कर सको। वेरीफाई कर सको मतलब कोई भी देखे तो कहीं भाई हाँ ये रिलायबल है, इसमें कोई चांस ऑफ एरर या फ्रॉड नहीं होगी। जैसे सीबीएसई अगर आपका बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो आप उसमें ट्रस्ट करते हो, कुछ बच्चे नहीं भी करते हो, कहते हैं भैया स्क्रूटनी भरवानी है, मार्क्स कम लग रहे हैं मेरे को, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके ट्रस्ट ना करिए, आपको लगता है नहीं तो। बट हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी बिजनेस प्रेजेंट करे वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, उसकी क्रेडिटेबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी कैसे बनेगी, रिलायबिलिटी तब बनती है जब डेटा एरर फ्री हो। एरर फ्री हो यानी पर्सनल बायसनेस उसमें ना हो, और पर्सनल बायसनेस कब नहीं होगी, जब आप अकाउंट्स में हर चीज़ प्रूफ के साथ रिकॉर्ड करोगे कि भाई हमने ये सामान खरीदा है, इसका प्रूफ ये है, ये सामान बेचा है, इसका प्रूफ ये है, तो वेरीफाइबल होना चाहिए। तो पहली खासियत क्या होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, आप रिलाई कर सको जो इन्फॉर्मेशन दे। सेकेंड, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। भाई हम जिस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं वो पर्पस मेरा सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो ऐसे ही अकाउंट्स में बहुत सारी यूजर्स को अलग अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग को इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि भाई जिसकी जैसी नीड हो वो वैसा इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सके। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो भाई आपके पिताजी को भी देखना होता है, घर में भाई बहन को भी देखना होता है, तो उनको क्या देखना होता है, परसेंटेज कितने आए हैं, मार्क्स कितने आए हैं। वेरएज वही इंफॉर्मेशन आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को आप आगे फॉरवर्ड करोगे तो उनको इंटरेस्ट किस में होता है कि आपके सब्जेक्ट कौन से थे, आप कौन से सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो, कौन से फील्ड के लिए, एजुकेशन के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो क्या उस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। लाइक सपोज आप इकोनॉमिक ऑनर्स करने गए और आपने रिजल्ट अपना दिखाया तो उनका भाई आपके पास मैथ्स तो है ही नहीं, विदाउट मैथ्स आप इकोनॉमिक ऑनर्स तो नहीं कर पाओगे। बहुत ही रेयर कॉलेजेस हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मोस्टली वी नीड मैथ्स टू डू इकोनॉमिक ऑनर्स। तो कॉलेज को इससे थोड़ी मतलब आपके मार्क्स कितने दें, वो तो ये देखेगा कि भाई आपके इकोनॉमिक्स में ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है तो डू यू हैव मैथमेटिक्स और नॉट। अब वैसे तो CUT आ गया है, CUT में आपको इतनी ज़रूरत नहीं, बट स्टिल आपकी अलग एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर्सन को या जिस पार्टी को जैसा इन्फॉर्मेशन गेन करना है उनको वो इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके। तो इट शुड बी रिलेटेड, रिलेवेंस होना चाहिए टू द यूज़र, यूज़र इसको रिलाई कर सके, अपने आप को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ड्रॉ आउट कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैंने आपसे जो इन्फॉर्मेशन के लिए डेटा मांगा वो जो रिपोर्ट है उसमें से हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मेरा बच्चा कैसे कर रहा है, भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, और हम पेरेंट को लिख के दे दें कि ये लंच इतने बजे करता है, गेम्स में इतने बजे जाता है। तो इससे उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रही कि बच्चा पढ़ाई में कैसा कर रहा है। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप जो भी बनाएंगे उसमें ये क्या चीज़ ध्यान रखना है कि वो रेलेवेंस का फीचर भी हो, रिलेटेड हो सब्जेक्ट मैटर से। फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब मैं आपके पेरेंट को अगर रिपोर्ट कार्ड या CBSE आपके पेरेंट को रिपोर्ट कार्ड पाई चार्ट के फॉर्म में बना दे, किस तरीके से बना दे, पाई चार्ट के फॉर्म में, कि भाई ये है आपके बच्चे की रिपोर्ट, इतना % इंग्लिश में गेन किया है, इतना हिंदी में किया है, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट हैं सपोज। तो अगर उन्होंने रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से दिया कि इंग्लिश में आपके बच्चे की रिपोर्ट ये है, सेकेंड आपको शो किया कि भाई हिंदी में आपका बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अकाउंट्स में आपका बच्चा इतना परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमिक्स में आपका बच्चा इतना परफॉर्म कर रहा है, और बिजनेस स्टडीज़ में आपके बच्चे के ये परफॉर्मेंसेस का कलर हम येलो रख लेते हैं, और ये परफॉर्मेंस आपके बच्चे की बिजनेस स्टडीज़ में। तो कितने बच्चे के पेरेंट्स समझ पाएंगे, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा इस मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग योर रिजल्ट। तो अंडरस्टैंडेबल होने, ये कौन समझ पाएगा भाई, मेरे मम्मी पापा तो शायद नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं गेन की कि वो पाई चार्ट को समझ सकें। तो जिनके पेरेंट को पाई चार्ट की नॉलेज होगी वही तो समझ पाएंगे ना। इसलिए अकाउंट्स में भी भाई डेटा इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि जो अंडरस्टैंडेबिलिटी का पॉइंट है वो भी प्रूफ हो रहा हो।
जो यूज़र हो वो समझ तो पाए आप कैसी हैं। जैसे अभी मैं आपको रिलायंस की बैलेंस शीट दिखा दूं नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपने बैलेंस शीट को पढ़ा ही नहीं है। सो वी नीड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स टू स्टडी अकाउंटिंग डेटा। लेकिन तब भी कोशिश करिए कि उसको इतना आसान बना दीजिए कि कोई भी यूज़र आए उसको आसानी से समझ में आ जाए। अगर थोड़ा सा भी लिटरेट है तो वो समझ सके कि बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है। ठीक है, जैसे नेता लोग ज़्यादातर भाई क्या हैं, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड तो बैठे नहीं हमारे पास कि एम से करके आए हैं, या बहुत सारे ऐसे भी हैं क्वालिफाइड भी हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे, बट ज़्यादातर लेकिन दे हैव फंड्स, तो वो इन्वेस्टर है भाई। इन्वेस्टर को तो पैसा लगाना है, उसको ये थोड़ी मतलब, तो उसको आसानी से समझ में आ जाए कि आप कितना आसान प्रेजेंटेशन दीजिए कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए और आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दे। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ डेटा होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए डेटा में। फिर कंपेरेबिलिटी, कंपेयर इजीली हो सके, आप अपने डेटा को कंपेयर कर सको, या दूसरा पार्टी कोई भी आए जो भी इंटरेस्टेड यूजर है वो आपके डेटा को कंपेयर कर सके। कंपैरिजन की जब बात करते हैं तो दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं हमारे पास, एक कहलाता है इंटरफर्म और एक कहलाता है इंट्राफर्म। तो इंटरफर्म कंपैरिजन एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन जब हम अपनी फर्म की, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करते हैं कि भाई अंबानी ने कंपेयर किया कि अडानी कैसा काम कर रहे हैं, या टाटा कैसा काम कर रहे हैं, भारती मित्तल कैसे काम कर रहे हैं, तो उनसे कंपेयर करना अपने डेटा को, दैट इज इंटरफर्म। और इंट्राफर्म अपने फर्म में ही कंपेयर करना कि भाई पिछले साल मेरा इतना रिजल्ट था, इस साल रिजल्ट इतना अच्छा आया, तो अपने फर्म में ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रीवियस रिजल्ट के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म। ठीक है, अपने फर्म में ही किया तो इंटरफर्म, किसी और की फर्म से कर रहे हैं, सॉरी बाहर के फर्म से किया तो इंटरफर्म, अपने फर्म में ही कर रहे हैं तो इंट्राफर्म कंपैरिजन कहलाता है। तो हमारे डेटा की ये खास बात होनी चाहिए कि भाई हम उसको कंपेयर कर सकें, या कोई और उसको रिजल्ट को कंपेयर करना चाहे। जैसे अभी हम आपको 1000 रुपये बोलें कि भाई किसी एक फर्म में लगा दीजिए, आप किस फर्म में खरीदोगे, किसके शेयर खरीदोगे, तो आप देखोगे ना किस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा चल रहा है, किसकी रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अच्छी हैं, तो आप कंपेयर करोगे ना, पहले तो देखोगे भाई अडानी में लगाए कि अंबानी में लगाएं, किसके रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस कैसा है किसका। तो इसलिए कंपेरेबिलिटी इज ऑल्सो नीडेड। और लास्ट में आता है टाइमलीनेस। भाई जो डेटा आप प्रेजेंट करो किसी भी यूजर्स को, वो टाइम पे प्रेजेंट करो। अब आपका सीबीएसई रिजल्ट 2 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर करता तो आप कहीं ना कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, ना किसी स्कूल में पढ़ पाओगे, आपका क्लासेस छूटेंगी और आप सफ़र करोगे। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको टाइमली क्या करना है, प्रेजेंट करना है। टाइमली डिक्लेयर करिए अपने रिजल्ट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को टाइमली पब्लिश करिए जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। टाइमली प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो आपके इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस का आप इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करोगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, उनमें ये खास बात होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, हर कोई इसको ट्रस्ट करे कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही दे रहे हो। फिर रिलेवेंस होना चाहिए कि वो अपने आप से रिलेटेड रख पाए उसको, कि भाई हमको जो चीज़ चाहिए वो इसमें दिख रही है, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, सब समझ जाएं, उसको आसानी से समझ जाएं, जो नहीं बहुत ज़्यादा अकाउंट्स के बारे में जानता है वो भी समझ जाए। कंपेयर कर सके वो एक फर्म के इन्फॉर्मेशन को दूसरी फर्म से, या उसी फर्म की इन्फॉर्मेशन को पिछले 5 साल 10 साल के रिपोर्ट से, और टाइमली प्रेजेंट करिए। तो ये खास होती हैं 5 अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम एक टॉपिक और देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन है, किसको किसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मैंने एक ब्रीफ में करके आपको जितने यूजर्स हो सकते हैं उनको शॉर्ट में दिखाया है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम बहुत सारा दिखा पाएँ। देखिए, तो अगर हम बात करें इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, 2 टाइप के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। किसी भी बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो आपने फाइनल अकाउंट देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी चल रही है, तो इनको कौन जानना चाहता है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, ऑल दोज पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस। और कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है। क्यों इंटरेस्ट रखती है, उसका जो भी पर्पस हो, उसका मतलब जो भी हो, बट वो इंटरेस्टेड है। अगर आप टाटा में इंटरेस्टेड हो तो आप भी टाटा के स्टेक होल्डर्स हो। मैं टाटा में इंटरेस्टेड हूं तो मैं भी टाटा का स्टेक होल्डर हूं।
ठीक है। तो स्टेक होल्डर मीन जिनका भी इंटरेस्ट है किसी भी बिजनेस में। तो कौन कौन से होते हैं वो दो टाइप के होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब आपको नाम से पता चल रहा है, इंटरनल मतलब जो किसी भी बिजनेस के इंटरनली मेंबर हैं, ऑलरेडी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। तो जो पार्ट होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन देखनी है भाई। क्या देखनी होते हैं, कौन कौन होते हैं वो? सबसे पहले होते हैं हमारे ओनर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, इसी में आपके चेयरमैन भी आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ओनर्स। तो ये क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये क्या देखते हैं भाई, जो पॉलिसीज हमने बनाई है वो फॉर्मुलेट हो रही हैं, उनको अप्लाई किया जा रहा है, या जो हमने टारगेट सेट किया था वो रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो ये बिजनेस सही सही काम कर रहा है, राइट ट्रैक पे चल रहा है, इसको चेक करते हैं। और इसलिए इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइमली चाहिए होती है। ये हर साल देखते हैं भाई हमारी फर्म कैसा कर रही है। सेकेंड लेवल पे आते हैं मैनेजमेंट। तो जितने भी फर्म के मैनेजमेंट है इसमें, जैसे सीईओज हो गए आपके, या टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर जो एक सुपरवाइजरी लेवल होता है वो ये लोग हैं, कि मैनेजमेंट देखती है कि भाई मैनेजरियल पावर्स हमारे पास हैं, तो मैनेजरियल पावर का यूज़ करके जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, या हमारी फर्म जो टारगेट्स हमको ऊपर से मिले वो अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये सारे लोग देखते हैं। फिर मैनेजर्स डिफरेंट लेवल के जितने भी हैं, सेल्स मैनेजर हो गया, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर हो गया, या जितने भी मैनेजर्स होते हैं मैनेजरियल लेवल पे उनको अलग टारगेट मिलते हैं, तो वो भी रिपोर्ट को देखते हैं भाई हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमको जो टारगेट मिला अगर हम अचीव करेंगे तो हमारे प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जितने भी इंटरनल पार्ट है हर कोई देखता है। एम्प्लॉयज़ या वर्कर भी देखते हैं भाई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट कैसा आ रहा है। इट इज़ अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया है ना, इन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है। बाकी तो ओनर टॉप लेवल पे थे, मिडिल लेवल पे थे, ये ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो ये भी देखते हैं भाई मेरी मेहनत की वजह से बिजनेस को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें हमको भी टाइम टू टाइम बोनस डिक्लेयर होगा, हमको भी कमीशन मिलेगा, या सैलरी वेजेस तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए इंटरनल यूजर्स भी हैं। ये लोग देखते हैं कि भाई साल के, ये भी वेट कर रहे होते हैं कि प्रॉफिट कितना आएगा, कैसा आएगा रिजल्ट, है ना। तो रिजल्ट के बेसिस पे हमको भी कितना डिविडेंड मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये सारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। कुछ बुक्स में आपको एम्प्लॉयज़ या वर्कर को एक्सटर्नल का भी पार्ट माना गया है, दैट इज़ अ डिस्प्यूटेड टॉपिक, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई एम्प्लॉय इंटरनल है, एज अ वर्कर हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो रजिस्टर्ड होते हैं। वेराज कुछ कहते हैं कि एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के लिए आते हैं, वो काम करके चले जाते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिस्ट में नहीं माने जाते। तो ये आप जो भी समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, जो कि किसी बिजनेस का पार्ट होते हैं। जैसे आपने कहा कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी बिजनेस में, दीज आर द डायरेक्ट इन्वॉल्व पर्सन या पीपल, एंड दीज आर दोज ग्रुप्स और दोज पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फर्म। इनका इंटरेस्ट तो है लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी लोग डायरेक्टली कनेक्टेड, जैसे बट सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट आती है, तो चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी हो, उन सबको चाहिए होता है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट आपका देखता है कि भाई इनकम टैक्स आप टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। गवर्नमेंट के अदर बॉडीज देखते हैं कि आप कानून को फॉलो करके बिजनेस को चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो। लोकल अथॉरिटीज़ जो एलडीए, नगर निगम, या आप उनके रूल को फॉलो कर रहे हो। तो जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको टैक्सेशन के लिए स्पेशली गवर्नमेंट चार्ज करती है कि भाई वो देखती है कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी आई, उसके बेसिस में हमको टैक्स चार्ज करना है। तो टैक्स चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट आपके रिपोर्ट को देखती है, वो वेट कर रही होती है भाई आपका प्रॉफिट कितना है, उसके बेसिस पे हमको टैक्स पे करिए। क्रेडिटर्स, बैंकर्स या कोई भी लेंडर जिन्होंने बिजनेस को उधार दे रखा है, वो भी देखते हैं ईगरली कि भाई फर्म की सॉल्वेंसी सिचुएशन कैसी चल रही है। क्या देखते हैं, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कि फर्म सॉल्वेंट है कि नहीं, भाई हमारा पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो भी वेट करते हैं भाई प्रॉफिट सफिशिएंट आ रहा है या नहीं, हमने पैसे लगाए हैं, हमसे इन्होंने उधार लिया है, ये हमारा इंटरेस्ट वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रिंसिपल वापस कर पाएंगे, माल्या की तरह भाग तो नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में नीरव मोदी, माल्या, जितने ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया वो सब यही थे ना, कि बैंक्स का पैसा लेके चले गए, बैंक के फंड्स को रिटर्न नहीं कर पाए। तो आज बैंक बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, सुपरवाइज करते हैं फ्रॉड, लेकिन तब भी होते रहते हैं।
तो ऐसे में बैंक्स देखते हैं कि भाई हमारा पैसा लेके आप भाग तो नहीं जाओगे, बिजनेस सही काम कर रहा है कि नहीं। जहाँ पे भी उसको डाउट होता है तो अपने पैसे को रिफंड वापस मांगता है और लोन देने से मना कर देता है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर में आपके पास दो कैटेगरी होती है, एक तो इन्वेस्टर ऑलरेडी जो है और एक पोटेंशियल आते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होते हैं, एक तो हो गए इन्वेस्टर जो जिन्होंने ऑलरेडी हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ, उनको हमको रिटर्न देना होता है तो वो देखते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारा रिटर्न वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिविडेंड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और एक आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होते हैं, दोज हु हैव द पोटेंशियल टू इन्वेस्ट ऑन आवर कंपनी या इन द बिजनेस, जिनके पास पैसे हैं, पोटेंशियल है और वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, तो वो लोग भी तो देखेंगे भाई इस फर्म का रिपोर्ट कार्ड कैसा आ रहा है, पिछले 4 साल से, पिछले 5 साल से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट अच्छा दे रही है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है कि नहीं, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो वो सब भी देखते हैं किसी भी फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। रिसर्चर्स देखते हैं भाई, जो रिसर्च पर्सन होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो टाइम टू टाइम एक नई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर हमारे आते हैं कंज्यूमर्स। भाई हमारे कंपनी के ही जो कंज्यूमर हमारे गुड्स को यूज़ कर रहे होंगे वो भी देखते हैं हमारी कंपनी की रिपोर्ट कार्ड को कि हम इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्या ये कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं करेगी तो अगली बार से हम इस कंपनी का प्रोडक्ट, कई बार होता है ना कुछ कंपनी लॉस में आती है तो कंज्यूमर को लग जाता है कि भाई ये कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही, यानी इसके प्रोडक्ट में अब दम नहीं है और ये अब गलत उसमें भी आ सकती है कि भाई हमसे चीट कर सकती है, गलत रिपोर्ट दिखा सकती है, तो ऐसे में उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना कम कर देती है। इसलिए कंज्यूमर भी देखते हैं। एंड लास्ट हमने इसको समराइज किया तो इसमें सोसाइटी भी आती है। भाई पब्लिक जो है, दो अगर मैं आपके गुड्स का कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मैं लैम्बोर्गिनी की कार नहीं खरीदता हूँ, ना मेरे पास अभी इतने पैसे हैं, तो क्या मैं लैम्बोर्गिनी में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ? बिल्कुल रखता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि कौन सी नई कार आई, कौन सा नया प्रॉफिट, उन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसे में सोसाइटी में क्योंकि आप काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस है दैट इज वर्किंग अंडर द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी के लोगों के बीच में आप काम कर रहे हो, तो लोग आपको देखते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये पब्लिक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि उनको अपनी रिपोर्ट किसी न किसी जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी पड़ती है, सो दैट सोसाइटी यानी पब्लिक देख सके। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो कुछ और भी होते हैं हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा अगर वो करें, सॉरी, ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर देते हैं शॉर्ट। तो आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर और नाम लाएं तो आप देखोगे सप्लायर्स, सप्लायर्स भी आपका पार्ट होते हैं। भाई जिन्होंने माल हमें सप्लाई किया, हमारे गुड्स सप्लाई किए हैं, उधार पे दिए हैं, तो वो भी देखेंगे भाई हमने आपको दिया है, वो हमारा पैसा वापस करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारी पार्टीज आती हैं, सप्लायर्स हो गए, आपके लेंडर्स हो गए। लेंडर्स देखते हैं कि मैंने मनी लेंड किया है फर्म को, वो हमारा पैसा वापस करेंगे नहीं, रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया टॉपिक हमारा कि स्टेक होल्डर्स हमारे फर्म के कितने हैं, शेयर होल्डर कितने हैं, स्टेक होल्डर्स कितने हैं, इनके बारे में पता करना। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसकी खास बात क्या होती है, अगर आप देखोगे उसके फीचर्स क्या क्या हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इनके यूजर्स कितने होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल यूजर, गिव एनी 1 और एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा सबको। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। हम नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर and bye-bye.